हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बायोटेक जन में। तो जैसा कि मानव जनन ये चैप्टर चल रहा था, 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज के हम लेक्चर नंबर 4 में देखेंगे पुरुष जनन तंत्र या नर जनन तंत्र, जो कि है हमारा मानव जनन का चैप्टर में। ठीक है, तो देखते हैं मानव जनन। चैप्टर नंबर 3 है हमारा मानव जनन। ठीक है, मानव जनन यानी भाग नंबर 4। ठीक है, अध्याय 3, कक्षा 12वीं की है ये। ठीक है, अध्याय 3। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि पुरुष का नर भाग यानी पुरुष जनन तंत्र या नर जनन तंत्र। क्यों पुरुष जनन तंत्र पढ़ेंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि मानव जनन में हम पढ़ते हैं कि मानव क्या है, हमारा लैंगिक जनन करने वाला प्राणी है। और जब मानव लैंगिक जनन करने वाला प्राणी है तो मानव में हमारा 2 विपरीत जनक की आवश्यकता पड़ती है। कौन कौन से 2 विपरीत जनक? पहला है कि नर, दूसरा है मादा। नर से बनते हैं नर युग्मक यानी शुक्राणु, और मादा से बनते हैं मादा युग्मक यानी अंडाणु। ठीक है, यानी जो शुक्राणु नर युग्मक से बन रहे हैं, तो जो शुक्राणु बना रहे हैं वो किसी अंग से बन रहे हैं यानी वृषण से बन रहे हैं। और वृषण कहाँ पर पाया जा रहे हैं? हमारे नर जननांग में यानी नर जनन तंत्र में। इसलिए हम पढ़ेंगे नर जनन तंत्र। ठीक है, क्लियर है? तो देखेंगे पुरुष का नर जनन तंत्र। पुरुष का नर जनन तंत्र या इसी को बोलते हैं जनन अंग। ठीक है, नर जनन तंत्र या पुरुष का नर जनन तंत्र। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे नर जनन तंत्र में कि नर जनन तंत्र हमारे 3 भागों में बटा है। कौन कौन से 3 भाग में? तो हम इसको देख लेते हैं। जो हमारा पुरुष का नर जनन तंत्र है वो हमारे 3 भागों में बटा है। फर्स्ट जो हमारा है उसे बोलते हैं मुख्य जनन अंग। मुख्य जनन अंग या इसी को बोलते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग, मुख्य जनन अंग या प्राथमिक लैंगिक अंग, जो कि हमारा पुरुष जनन तंत्र का पहला भाग है। ठीक है, ठीक है। अब हमारा आता है इसमें द्वितीयक लैंगिक अंग। द्वितीयक लैंगिक अंग, प्राथमिक लैंगिक तो हो गया। अब आएगा द्वितीयक लैंगिक अंग या इसी को बोलते हैं सहायक लैंगिक अंग। क्यों बोलेंगे सहायक लैंगिक अंग? क्योंकि ये सहायता करते हैं जनन में। ठीक है, सहायक लैंगिक अंग। और जो हमारा तीसरा भाग आता है नर जनन तंत्र का, वो हमारा है बाह्य जननेंद्रिय। बाह्य जननेंद्रिय। इतना क्लियर? तो देखते हैं कि मुख्य जनन अंग क्या है हमारा। तो मुख्य जनन अंग है हमारा वृषण। ठीक है, मुख्य जनन अंग क्या है हमारा? वृषण यानी टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस। ठीक है, और द्वितीयक लैंगिक अंग में हमारा क्या क्या आता है? तो द्वितीयक लैंगिक अंग में हमारा आता है, इसमें हमारा आता है वृषण जालक। वृषण जालक। और हमारा आता है इसमें शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिकाएं बोल देंगे इसे। ठीक है, शुक्रवाहिकाएं। और जो हमारा तीसरा आता है इसे बोलते हैं अधिवृषण। अधिवृषण। और इसके बाद हमारा आता है शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी। ठीक है, हम पहले ऐसे नहीं लिखेंगे,
हम पहले इसको सीक्वेंस में देख लेते हैं कि द्वितीय लैंगिक अंग हमारा क्या क्या आते हैं। एक हमारा आता है सहायक नलिकाएं और हमारा आता है सहायक ग्रंथिकाएं। पहले हम इस तरीके से देख लेते हैं सहायक नलिकाएं और सहायक ग्रंथिकाएं के रूप में, ठीक है। तो इसमें हमारा आता है दो आता है, कौन कौन? इसमें आता है हमारा सहायक नलिकाएं, सहायक नलिकाएं, ठीक है। और इसमें आता है सहायक ग्रंथिकाएं, सहायक ग्रंथिकाएं, सहायक ग्रंथिकाएं, ठीक है। ये तो देखेंगे सहायक नलिकाओं में क्या क्या आता है हमारा, कौन कौन सा ऐसे नली है जो हमारे सहायता करती हैं जनन में, यानी शुक्राणु को उत्पन्न करने में, शुक्राणु को गति प्रदान करने में, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती हैं, ठीक है। तो वो है हमारा वृषण जालक, ये सहायक नलिका हैं वृषण जालक। और कौन कौन से हैं? शुक्रवाहिका या शुक्रवाहिकाएं, शुक्रवाहिकाएं। और हमारा अधिवृषण, अधिवृषण। और हमारा आता है शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी, ठीक है, शुक्रवाहिनी। बस ये हमारा जो चार है, ये जो हमारा चार है वृषण जालक, शुक्रवाहिकाएं, अधिवृषण और शुक्रवाहिनी, ये जो हमारा चार नली दिख रही है, ये हमारा सहायक नलिकाएं है। कौन से सहायक नलिकाएं किसमें आती हैं? द्वितीय लैंगिक अंग में, जो किसमें है हमारा पुरुष का नर जनन तंत्र, ठीक है। और जो हमारा सहायक नलिकाएं में आते हैं, सहायक नलिकाएं हम देख लेते हैं क्या क्या है। सहायक नलिकाएं में देखते हैं, हमारा पहला आता है इसमें शुक्राशय यानी सेमिनल वेसिकल, शुक्राशय, ठीक है, शुक्राशय। और आता है हमारा प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि। और जो हमारा तीसरा आता है उसे बोलते हैं काउपर ग्रंथि, काउपर ग्रंथि, या इसे बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, ठीक है। और जो हमारा बाह्य जननेंद्रिय है, बाह्य जननेंद्रिय के अंतर्गत हमारा आता है पेनिस, यानी जो हमारा पुरुष का जो बाहर से दिखाई देता है वो अंग, जिसे बोलते हैं पेनिस यानी शीर्षनाभ, ठीक है। ठीक, बस ये जितना भी दिखाई दे रहा है ये हमारा सभी नर जनन तंत्र का ही हिस्सा है। यानी नर जनन तंत्र, जो हमारा पुरुष का नर जनन तंत्र है, वो हमारा तीन भागों में बांटा है। पहला जो है मुख्य जनन अंग या प्राथमिक लैंगिक अंग, और दूसरा है हमारा द्वितीय लैंगिक अंग या सहायक लैंगिक अंग, तीसरा है बाह्य जननेंद्रिय। प्राथमिक लैंगिक अंग क्या है? जिसमें युग्मक का निर्माण हो, ठीक है, जिसमें युग्मक का निर्माण हो और हमारा नर हार्मोन बने, नर हार्मोन स्रावित हो, वो उसको होते हैं वृषण, ठीक है। वृषण में ही क्या होते हैं, हमारा नर हार्मोन बनते हैं और हमारा वृषण में ही क्या होता है, हमारा युग्मक का निर्माण होता है, यानी शुक्राणु बनते हैं, ठीक है, सेमिनिफरस ट्यूबुल में यानी शुक्रजनक का नलिका में। और द्वितीय लैंगिक अंग क्या है? वे अंग जो जनन में आवश्यक होते हैं, इसमें युग्मक का निर्माण नहीं बनता है। जैसे हमारा आता है सहायक नलिका, क्या क्या इसमें आते हैं? द्वितीय लैंगिक अंग में हमारा दो आते हैं, सहायक नलिकाएं आती हैं और सहायक ग्रंथिकाएं आती हैं। सहायक नलिकाएं में जो होती हैं उसमें हमारा चार नली हैं, जैसे वृषण जालक, शुक्रवाहिकाएं और अधिवृषण और शुक्रवाहिनी। ये जो चार नली दिख रही हैं, इन चार नली से ही हमारा जो स्पर्म होता है वो चारों नली से गुजरते हुए आगे पहुंचता है, और आगे पहुंचकर इन ग्रंथि के माध्यम से भी गुजरता है, और ग्रंथ के माध्यम से हमारा गुजरकर स्टेशन के माध्यम से बाहर निकलता है, ठीक है। और हमारा आता है सहायक ग्रंथिकाएं, सहायक ग्रंथिकाएं में हमारा आता है शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, काउपर ग्रंथि या बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, और बाह्य जननेंद्र यानी ऐसा अंग, जननेंद्र मतलब जनन, यानी ऐसा अंग जो हमारा बाहर से ही दिखाई दे। ये जितने भाग दिखाई दे रहे हैं, यानी ये इतना द्वितीयक से लेके और हमारा प्राथमिक या मुख्य लैंगिक अंग, ये जितना हमारा दिखाई दे रहे हैं, जितने नली है, जितने ग्रंथिकाएं हैं, जितना हमारा अंग है, जैसे वृषण हुआ, ये सभी हमारा दिखाई देने वाला अंग नहीं है, यानी गुप्त अंग है, जो हमारा शरीर के अंदर पाए जा रहे हैं,
लेकिन जो ऐसा ये जो भाग है, ये जो हमारा शिश्न है, ये शिश्न जो है हमारा शरीर के बाहर दिखाई देता है, जो हमारा वृषण कोश के मध्य में होता है, ठीक है, इसी बोलते हैं शिश्न। ठीक है, इतना क्लियर। तो अब हम इसे रब कर देते हैं, अब हम आगे का प्रोसेस देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रमुख में मुख्य जनन अंग में वृषण। ठीक है, अब हम देखेंगे वृषण। वृषण क्या होता है, ठीक है, उसके बाद हम पूरा एक पेनिस की संरचना बना के देखेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, अब लिखेंगे वृषण। ठीक है, वृषण यानी इसे बोलते हैं टेस्टिस। टेस्टिस देखिए, हम जब भी एक वचन में लिखेंगे, यानी जो ये हमारा मान लीजिए हमारा वृषण है, अगर इन वृषण को एक वचन में लिखेंगे, यानी जब हम देखेंगे कि हमारा वृषण दो होता है, अगर हम एक लिखना चाहें, एक वृषण लिखेंगे, तो उनके लिए क्या प्रयोग करेंगे, टेस्टिस, TESTIS। ठीक है, ये एक वचन है। लेकिन जब दो वृषण है, यानी एक जोड़े वृषण है, तो हम इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, यानी बहुवचन के लिए TES, टेस्टिस। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपको जानना जरूरी है। ठीक है, एंड टेस्टिस। ठीक है, इतना क्लियर। ये हमारा क्या है, ये हमारा मल्टीपल है, ये हमारा सिंगल है। ठीक है, यानी एक वचन बहुवचन। तो वृषण क्या होता है, वृषण हमारा नर का प्राथमिक लैंगिक अंग है, या इसी को बोलते हैं मेन सेक्सुअल ऑर्गन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमारा क्या होता है, युग्मक बनता है, यानी स्पर्म का निर्माण होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, हमारा नर हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन का स्राव होता है, इसमें वृषण से। ठीक है, तो वृषण हमारा क्या है, वृषण हमारा प्राथमिक लैंगिक अंग है। हाँ, वृषण हमारा कहाँ स्थित होता है, अगर हम वृषण की बात करें तो वृषण हमारा कहाँ स्थित होता है, तो वृषण जो होता है वो हमारे शरीर के श्रोणि क्षेत्र में स्थित होता है। ठीक है, वृषण जो होता है यह हमारे शरीर के श्रोणि क्षेत्र में स्थित होता है। अब श्रोणि क्षेत्र क्या होता है, तो देखिए, अब श्रोणि क्षेत्र को समझने के लिए मान लीजिए ये कोई नर है, ये कोई नर है। ठीक है, आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। नर का जो ये चेस्ट का जो भाग होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, ऊपर का ये, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं वक्ष गुहा। वक्ष गुहा यानी थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी। लेकिन यह हमारा जो ऊपर का भाग है, यानी ये जो हमारा ये जहां पर हमारा लंग्स स्थित है, यानी वक्ष गुहा। ठीक है, वक्ष गुहा के जस्ट नीचे जहां पर हमारा पेट स्थित है, यानी उदरी गुहा जिसे बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, इतना भाग जो हमारा खाली बक्से के समान या जो खाली डिब्बे के समान दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं उदरी गुहा। उदरी गुहा, एब्डोमिनल कैविटी, इसे बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। लेकिन जो ये उदरी गुहा का जस्ट ये नीचे का भाग होता है, उदरी गुहा के नीचे का भाग, यानी पेट के जो नीचे का भाग होता है, यानी जो हमारा ये कुल्ले का भाग होता है, कमर का जो भाग होता है, उसे बोलते हैं पेल्विस रीजन, यानी श्रोणि क्षेत्र। इसे क्या बोलते हैं, श्रोणि क्षेत्र, यानी पेल्विस रीजन, पेल्विस रीजन। ठीक है, श्रोणि क्षेत्र में ही हमारा क्या होता है, वृषण स्थित होता है। ठीक है, और क्यों हमारा श्रोणि क्षेत्र में ही वृषण स्थित होता है, क्योंकि जो हमारा वृषण का जो तापमान है वो उदरी गुहा, यानी उदरी गुहा कहाँ पर स्थित है, हमारा शरीर के अंदर स्थित है। ठीक है, और हमारा टेस्टिस कहाँ पर स्थित होगा, श्रोणि क्षेत्र में, यानी वृषण कोश में स्थित होगा, जो हमारे शरीर के बाहर है वृषण कोश। तो वृषण का तापमान हमारा उदरी गुहा यानी शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री कम हो सके, इसलिए हमारा क्या स्थित होता है, श्रोणि क्षेत्र में स्थित होता है। ठीक है, लेकिन हम अगर बात करें कि अगर कोई शिशु माँ के गर्भ में है, यानी अगर कोई शिशु
जो कि लड़का है जो माँ के गर्भ में पल रहा है, अगर वह शिशु जैसे उसका 7वां मंथ आता है तो उस शिशु का जो टेस्टिस होता है ना, वह उदरी गुहा से वो श्रोणि क्षेत्र में चला आता है। और किस रास्ते से आता है? मान लीजिए ये उसका उदरी गुहा है, ठीक है, और उदरी गुहा से एक हमारा टेस्टिस है, उदरी गुहा टेस्टिस है, हमारा वृषण श्रोणि क्षेत्र में आ जाता है, ठीक है। एक जोड़ा जो वृषण है यह उदरी गुहा से 7वें मंथ में, जो मादा गर्भ में जो शिशु पल रहा है, जो कि लड़का है, वो 7वें मंथ में क्या होता है, उसके उदरी गुहा से जो हमारा वृषण है, वह वृषण हमारा उदरी गुहा से श्रोणि क्षेत्र में खिसक कर आ जाता है, ठीक है। तो जो खिसक कर आता है इसे हम बोलते हैं इग्विनल कैनाल, वक्षण नाल, ठीक है। इग्विनल कैनाल यानी जिस भाग से ये आता है, ये जो हमारा उदरी गुहा से जिस भाग से आता है श्रोणि क्षेत्र में, उसे बोलते हैं इग्विनल कैनाल। क्या बोलते हैं? इग्विनल कैनाल यानी वक्षण नाल। वक्षण नाल के द्वारा जो उदरी गुहा से जो हमारा वृषण है, वह वक्षण नाल के द्वारा हमारा खिसककर श्रोणि क्षेत्र में आ जाता है। और जो हमारा वृषण है वह उदरी गुहा से किस जटिल संरचना के द्वारा जुड़ा होता है? जो हमारा वृषण है यह उदरी गुहा से हमारा एक जटिल संरचना के द्वारा, एक नली के द्वारा जुड़ा होता है। उस नली को बोलते हैं, जो ये नली है, ये जो हमारा उदरी गुहा से जो हमारा वृषण से जुड़ी हुई जो नली है, वह किस, उस नली का क्या नाम है? यह नली का नाम, इस नली का नाम है, इस नली का नाम इसे बोलते हैं स्पर्मेटिक रज्जु। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिक रज्जु यानी स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड जो हमारा उदरी गुहा से जो हमारा वृषण श्रोणि क्षेत्र में आया हुआ है, वह वृषण श्रोणि क्षेत्र से उदरी गुहा से किस नली के द्वारा जुड़ा है? वह नली के द्वारा जुड़ा है स्पर्मेटिक रज्जु यानी स्पर्मेटिक कॉर्ड के द्वारा जुड़ा होता है, ठीक है। स्पर्मेटिक कॉर्ड के द्वारा जुड़ा होता है। और जो हमारा माता के गर्भ में जो हमारा शिशु पल रहा है, जैसे 7वां मंथ आता है तो वृषण खिसक कर हमारा उदरी गुहा से श्रोणि क्षेत्र में आ जाता है। और जो उदरी गुहा से जिस रास्ते से आता है उसे बोलते हैं, जो ये हमारा रास्ता है, ये उदरी गुहा से आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है? हमारा श्रोणि क्षेत्र में। तो जिस रास्ते से आ रहा है उसे बोलेंगे इग्विनल कैनाल यानी वक्षण नाल, ठीक है। इतना क्लियर? वक्षण नाल इतना क्लियर है ना? तो आप समझ गए होंगे कि श्रोणि क्षेत्र किसे कहते हैं, यानी पेट के जो नीचे का हिस्सा है, जो कमर का नीचे का हिस्सा है, जो इसे हम बोलते हैं कमर का भाग, उसे बोलते हैं श्रोणि क्षेत्र यानी पेल्विस रीजन। क्लियर? तो बस इतना क्लियर हो गया। तो अब देखेंगे वृषण की स्थिति तो पता चल गया, ठीक है। तो वृषण हमारा एक जोड़ा होता है, ठीक है। वृषण हमारा एक जोड़ा होता है, एक जोड़ा क्या होता है? वृषण होता है। एक जोड़ा क्या होता है? वृषण होता है। और यह कहां पर होता है? श्रोणि क्षेत्र में। स्थिति इनका श्रोणि क्षेत्र में होता है, यानी कहां पर स्थित होता है? तो स्थित होता है ये श्रोणि क्षेत्र, श्रोणि क्षेत्र में, ठीक है। श्रोणि क्षेत्र में होते हैं। अगर इनका बात करें, वृषण कहां पर सुरक्षित रहते हैं? वृषण कोश में सुरक्षित रहते हैं। वृषण कोश में सुरक्षित रहते हैं, और अगर बात करें वृषण का लंबाई कितनी होती है, तो एक वृषण, मान लीजिए ये वृषण है, वृषण की अगर हम लंबाई की बात करें तो वृषण की जो हमारा लंबाई है, वृषण का लंबाई, ये हमारा लंबाई है 4 से 5 सेंटीमीटर। और अगर चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई है वृषण का 2 से 3 सेंटीमीटर। और मोटाई की बात करें, यानी वृषण की मोटाई, कितना मोटा है वृषण, तो वृषण की मोटाई हमारा 3 सेंटीमीटर है, ठीक है।
ये हमारा एग्जाम में एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि वृषण की लंबाई कितना होता है। तो एक वृषण का लंबाई हमारा 4 से 5 सेंटीमीटर, और वृषण का चौड़ाई कितना होता है 2 से 3 सेंटीमीटर, और वृषण का मोटाई कितना होता है, यानी वृषण कितना मोटा है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लिख लेते हैं। और वृषण, हाँ, वृषण कैसा दिख रहा है, अंडाकार। तो ये वृषण कैसा है, वृषण वृषण कैसा है, अंडाकार है। वृषण कैसा, अंडाकार। तो लिख लेते हैं वृषण का आकार अंडाकार होता है। वृषण का आकार अंडाकार, ठीक है, अंडाकार। और ये गुलाबी रंग का होता है। इनका रंग देखें तो ये गुलाबी रंग का होता है। इनका रंग देखें तो गुलाबी रंग का होता है। तो वृषण जो होता है ये गुलाबी रंग का होता है। पहले लिख लेते हैं वृषण का आकार अंडाकार होता है। लंबाई, लंबाई कितना होता है, तो वृषण का लंबाई होता है 4 से 5 सेंटीमीटर। 4 से 5 सेंटीमीटर। चौड़ाई की बात करें अगर इसका वृषण का अगर हम चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई हमारा 2 से 3 सेंटीमीटर। अगर मोटाई की बात करें, कितना मोटा है वृषण, ठीक है, तो वृषण हमारा है 3 सेंटीमीटर मोटा है। और यह इसका रंग कैसा है, वृषण का रंग हमारा है गुलाबी रंग का, गुलाबी रंग। ये जो हमारा वृषण से संबंधित जो हमारा जो लिखा गया है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आपको समझ में आना चाहिए अच्छी तरीके से, क्योंकि वृषण हमारा एक जोड़ा होता है, स्थित कहाँ होता है, श्रोणि क्षेत्र में होता है। वृषण कोश में सुरक्षित रहता है। वृषण का आकार अंडाकार होता है। लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई हमारा 2 से 3 सेंटीमीटर, मोटाई 3 सेंटीमीटर, रंग गुलाबी रंग का। इतना क्लियर। अब हम देखेंगे वृषण को काट के, अब हम वृषण को काट के देखेंगे कैसा वृषण के अंदर की संरचना है। इसमें वृषण में हमारा शुक्राणु बन रहा है, किस नली में बन रहा है, ठीक है, ये सभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखेंगे जो हमारा वृषण है, ये मान लीजिए हमारा वृषण है। वृषण, ये हमारा मान लीजिए वृषण है। मान लीजिए हमारा एक जोड़ा वृषण है। ये थोड़ा 3D स्ट्रक्चर है, आप लोगों को थोड़ा मैनेज करिएगा। ये हमारा क्या है, वृषण है। ये हमारा क्या है, वृषण है। कितना है, एक जोड़ा, एक जोड़ा। ठीक है, अगर हम वृषण को, हम काट के देखें, वृषण को मान लीजिए हम इतना काट दिए, ठीक है, काट के देखें तो हमारा वृषण के अंदर क्या पाया जाएगा, तो वृषण के अंदर हमारा 250 कक्ष पाए जाएंगे। वृषण के अंदर 250 कक्ष पाए जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, 250 कक्ष पाए जाएंगे। हालांकि हम यहाँ पर 4 कक्ष ही बनाए हैं, क्योंकि 250 कक्ष बनाना संभव नहीं है। ठीक है, ये हमारा क्या है, 250 कक्ष, 250 कक्ष। और इन कक्ष को हम क्या बोलते हैं, वृषण पालिका, वृषण पालिका। इन कक्ष को क्या बोलते हैं, वृषण पालिका। और एक वृषण पालिका के अंदर, यानी प्रत्येक वृषण पालिका में, प्रत्येक मतलब एक वृषण पालिका में हमारा 1 से 3, एक वृषण पालिका में, यानी एक वृषण पालिका में, एक वृषण पालिका में क्या होता है, 1 से 3 शुक्रजनक नलिका होती हैं। 1 से 3 शुक्रजनक, यानी शुक्रजनक का मतलब सेमनीफेरस ट्यूबुल, शुक्रजनक नलिका, यानी सेमनीफेरस ट्यूबुल, सेमनीफेरस ट्यूबुल, सेमनीफेरस ट्यूबुल होती हैं। ठीक है, ये इतना। ठीक है, एक वृषण पालिका में 1 से 3 शुक्रजनक नलिका होती हैं। ठीक है, मान लीजिए ये वृषण पालिका है, तो एक वृषण पालिका के अंदर हमारा इस तरीके से 1 से 3, 1 से 3 क्या पाया जा रही है, हमारा शुक्रजनक नलिका,
शुक्रजनक नलिका। ठीक है, 1 से 3 शुक्रजनक नलिका पाई जा रही हैं। अगर हम इन शुक्रजनक नलिका को हम काट कर देखें कि क्या पाया जा रहा है शुक्रजनक नलिका के अंदर, क्योंकि जो हमारा विषण पालिका यानी शुक्रजनक नलिका में ही हमारा क्या हो रहा है, हमारा शुक्रजनक नलिका में हमारा शुक्राणु का निर्माण हो रहा है, यानी शुक्राणु का निर्माण हो रहा है, यानी शुक्राणु पैदा किए जा रहे हैं। किसमें पैदा किए जा रहे हैं? शुक्रजनक नलिका में। लेकिन शुक्रजनक नलिका में तो पैदा हो रहे हैं, लेकिन शुक्रजनक नलिका के अंदर की कोशिकाएं पैदा हो रहे हैं। इसलिए हम बोलते हैं उनके आधार पर कि शुक्रजनक नलिका में शुक्राणु बनते हैं। उनके डिटेल में बहुत कम लोग जाते हैं, तो हम बताएंगे कि अगर हम शुक्रजनक नलिका को काट के देखें तो हमारे जो एक शुक्रजनक नलिका को हम निकालते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा शुक्रजनक नलिका है, ये शुक्रजनक नलिका है। अगर हम इसको ऐसे काट के देखें मान लीजिए शुक्रजनक नलिका है, इस तरीके से अगर हम काट के देखें तो एक बेलनाकार संरचना देखेंगे। ठीक है, अगर हम काट के देखें इस तरीके से, मान लीजिए हम काट ले तो एक बेलनाकार संरचना देखेंगे जो कि 2 आवरण में घिरी होंगी। ठीक है, जो कि 2 आवरण में घिरी होंगी। ठीक है, यह बाहर का जो आवरण होता है उसे बोलेंगे ट्यूनिका प्रोपिया। क्या बोलेंगे? ट्यूनिका प्रोपिया। और जो अंदर का आवरण होता है उसे बोलते हैं जनन उपकला, जनन एपिथेलियम। ठीक है, इन जनन उपकला के अंदर हमारा कुछ 2 विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। जैसे मान लीजिए हमारा विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जा रही है, ये विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जा रही हैं। ठीक है, इन जो विशेष प्रकार की कोशिकाएं हैं इनको हम बोलेंगे, इन विशेष प्रकार की कोशिकाओं को बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे सर्टोली कोशिका, सर्टोली कोशिका या सर्टोली सेल, सर्टोली सेल। और जो हमारा ये विशेष प्रकार की एक और कोशिका पाई जाएंगी जो हमारा कुछ छोटी होंगी सर्टोली कोशिका से। ठीक है, सर्टोली कोशिका से कुछ छोटी होंगी ये कोशिकाएं। ठीक है, ये कोशिकाएं। ठीक है, ये हमारा नली है। तो इसको हम बोलेंगे, इस वाली संरचना को हम बोलेंगे नर्म जर्म कोशिका, नर जर्म कोशिका, या इसी को बोलते हैं शुक्रजन कोशिका, शुक्रजन कोशिका। स्पर्मेटोगोनिया सेल एंड मेल जर्म सेल। ठीक है, इन नर्म जर्म कोशिका में क्या होता है? हमारा नर जर्म कोशिका में हमारा शुक्राणु बनते हैं। इसमें क्या होता है? हमारा स्पर्म बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं। और ये क्या करता है? जो शुक्रजनक नलिका से हमारे जो शुक्राणु बन रहे हैं तो हमारा सर्टोली कोशिका है, यह क्या करता है? इन शुक्राणु को पोषण प्रदान करता है। सर्टोली कोशिका क्या करता है? शुक्राणु को पोषण प्रदान करता है, शुक्राणु को पोषण प्रदान करने का काम करता है, पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। ये जो सर्टोली कोशिका है वह शुक्राणु को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। अब समझ गए होंगे कि सेमिनिफेरस ट्यूबुल यानी शुक्रजनक नलिका में ही हमारा शुक्राणु का निर्माण होता है। लेकिन शुक्राणु का निर्माण शुक्रजनक नलिका में नहीं होता है। शुक्रजनक नलिका में हमारा किसमें होता है? शुक्रजन कोशिका यानी नरम जन्म कोशिका यानी स्पर्मेटोगोनिया सेल में होता है। ठीक है, शुक्राणु बनते हैं, किसमें बनते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूबुल के शुक्रजनक कोशिका में बनते हैं। और इसमें सेमिनिफेरस ट्यूबुल में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है। ठीक है, उसे बोलते हैं एक सर्टोली कोशिका जो शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है, और जो नरजन कोशिका है उसको शुक्राणु बनाते हैं। और जो हमारा सेमिनिफेरस ट्यूबुल के बाहर के जो आवरण होते हैं उसे बोलते हैं ट्यूनिका प्रोपिया, और जो अंदर का आवरण होता है उसे बोलते हैं जनन उपकला। इतना क्लियर? अब हम देखेंगे कि जो हमारा वृषण है, यह वृषण के हमारा 3 स्तर होते हैं। ठीक है,
वृषण के कितने स्तर? 3 स्तर। इतना क्लियर? तो हम देखेंगे कि वृषण के हमारा 3 स्तर होते हैं। वृषण के 3 स्तर, वृषण के 3 स्तर कौन कौन से 3 स्तर होते हैं? वृषण के जो हमारा, ये जो हमारा वृषण बना है, ये हमारा 3 स्तर से मिलकर बना है। पहला जो स्तर है उसे बोलते हैं ट्यूनिका वेजाइनेलिस, ट्यूनिका वेजाइनेलिस, ट्यूनिका वेजाइनेलिस, और दूसरा है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और जो हमारा तीसरा स्तर है वृषण का, उसे हम बोलते हैं ट्यूनिका वेसिकुलोसा, ट्यूनिका वेसिकुलेसा, वेसिकुलेसा, ठीक है। हमारा वृषण के 3 स्तर होते हैं। कौन? ट्यूनिका वेजाइनेलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया एंड थर्ड ट्यूनिका वेसिकुलेसा, ठीक है। ट्यूनिका वेजाइनेलिस है, ये बहुत ही बड़ी तथा अग्रभाग का होता है, ठीक है। ज्यादातर इसी का प्रयोग होता है ट्यूनिका वेजाइनेलिस में, ठीक है। अब देखेंगे कि वृषण जो हमारा वृषण कोश में स्थित होता है, तो वृषण कोश हमारा किस मसल का बना होता है? मान लीजिए ये दोनों वृषण एक थैलेनुमा संरचना में स्थित है। ये दोनों वृषण हमारा एक थैलेनुमा संरचना में स्थित है, ठीक है। एक थैलेनुमा संरचना से सुरक्षित है, ठीक है। ये हमारा क्या है? वृषण कोश। ये हमारा है वृषण कोश, ठीक है। ये हमारा है टेस्टिस। आप समझ जाइएगा, TESTS लिखे हैं, यानी एक जोड़ा, ठीक है, ठीक। तो जो हमारा वृषण कोश है, इन वृषण कोश में हमारा एक जोड़ा वृषण सुरक्षित रहता है, यानी एक थैलेनुमा संरचना वृषण कोश होता है। और वृषण कोश एक मांसपेशी से बना होता है, यानी वृषण कोश एक पेशी से बना होता है, यानी एक मसल से बना होता है। और इन मसल को बोलते हैं, यानी वृषण कोश का जो मसल होता है इसे हम बोलते हैं डॉटस पेशियां, डॉटस मसल से बनी होती है। जो वृषण कोश का जो मसल होता है, यानी वृषण कोश का जो मांसपेशी होता है, उससे हम बोलते हैं डॉटस मसल एंड डॉटस पेशी, ठीक है। ये डॉटस पेशी क्या करता है? डॉटर पेशी हमारा करता है गर्मी के मौसम में, गर्मी के जब मौसम आता है तो डॉटस पेशिया, यानी जो हमारा वृषण कोश है, ये हमारा शिथिल हो जाती है, यानी नीचे की ओर लटक जाती हैं, ठीक है। उदरी गुहा से, श्रोणि क्षेत्र से हमारा वृषण को नीचे की ओर लटक जाती हैं, किसके कारण? डॉटस पेशिया के कारण। लेकिन जब हमारा ठंडी के मौसम आता है तो वृषण कोश ये ऊपर की ओर चली जाती है, यानी सिकुड़ जाती है, ठीक है। और वृषण कोश से जो हमारा टेस्टिस होता है, वो किस माध्यम से जुड़ा होता है? यानी वृषण कोश से जो हमारा टेस्टिस है, वह एक आवरण से जुड़ा होता है। इसे बोलते हैं गुबेरनेकुलम, इसे बोलते हैं गुबेरनेकुलम, ठीक है। गुबेरनेकुलम के द्वारा ही हमारा वृषण वृषण कोश से जुड़ा होता है। क्यों जुड़ा होता है? ताकि आप पुनः वृषण कोश से वृषण उधर गुहा में ना जा सके, ठीक है। अब हम देखेंगे नर जनन तंत्र का संरचना। अब हम पढ़ेंगे पुरुष का नर जनन तंत्र का पूरी संरचना के साथ पढ़ेंगे। तो इसमें हमारा आता है एक जोड़ा वृषण, ठीक है, एक जोड़ा वृषण आता है,
ये हमारा क्या है, ये हमारा है वृषण, ये हमारा वृषण कोश, वृषण कोश, ठीक है। तो जो हमारा वृषण है ये हमारा प्राथमिक लैंगिक अंग है, ठीक है। अगर वृषण को हम काट के देखें, वृषण को काट के देखें तो हमारे इस तरीके से 250 कक्ष पाए जाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं वृषण पालिका। और एक वृषण पालिका हमारा 1 से 3 शुक्रजनक नलिका यानी सेमिनिफरस ट्यूबुल पाए जा रहे थे। इन सेमिनिफरस ट्यूबुल से जितने भी हमारा नलिकाएं निकल रही हैं, यानी एक वृषण पालिका से जितने भी नलिकाएं निकल रही हैं वो आकर एक ही नलिका में खुलती हैं। ये सभी आकर क्या करती हैं, एक ही नलिका में खुलती हैं और एक जाल जैसी संरचना बना देती हैं, एक जाल जैसी ऐसे ऐसे करके संरचना बना देती हैं, जिसे बोलते हैं वृषण जालक। क्या बोलते हैं, वृषण जालक, वृषण जालक। और वृषण जालक से हमारा और आगे चलकर हमारा एक संरचना निकलती है, एक पतली एक धागेनुमा संरचना निकलती है, ऐसे करके एक पतली धागेनुमा संरचना निकलती है। इन धागेनुमा संरचना को हम क्या बोलते हैं, इससे धागेनुमा संरचना को बोलते हैं शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिकाएं, शुक्रवाहिकाएं यानी वास इफ्रेंसिया। यह वास इफ्रेंसिया क्या करती है, आपस में मिलकर एक अति कुंडलित, इस तरीके से अति कुंडलित संरचना बना लेती हैं। यह शुक्रवाहिका यानी वास इफ्रेंसिया एक अति कुंडलित ऐसी संरचना बना लेती हैं जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम इस संरचना को बोलते हैं अधिवृषण, अधिवृषण। और अधिवृषण क्या करता है, एक संरचना के द्वारा ऐसे, अधिवृषण एक संरचना के द्वारा ऐसे निकल जाता है, ठीक है। अधिवृषण आगे हमारा बनाता है शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी बनाता है, ठीक है। यह शुक्रवाहिनी क्या करता है, शुक्रवाहिनी जो होता है यह हमारा अधिवृषण से आगे की ओर नलिका खुलती हैं जो शुक्राणु को पहुंचाती हैं शुक्रवाहिनी में, ठीक है। लेकिन अगर हम अधिवृषण की बात करें तो अधिवृषण के हमारे 3 भाग होते हैं, अधिवृषण के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से 3 भाग, एक हमारा होता है कॉपुट, कॉर्पस और कॉर्डा। ये हमारा अधिवृषण के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। कॉपुट, एपिडिडाइमस, ठीक है। ये हमारे 3 भाग होते हैं अधिवृषण के। ये जो कॉपुट एपिडिडाइमस इसे बोलते हैं अग्र अधिवृषण, इसे बोलते हैं कॉर्पस को मध्य अधिवृषण, और कॉर्डा को बोलते हैं पूछ अधिवृषण यानी शीर्ष पूछ अधिवृषण, ठीक है। ये जो कॉपुट अधिवृषण है ये हमारा अति कुंडलित होता है और यही सबसे ज्यादा भाग होता है। और अधिवृषण की लंबाई अगर बात करें तो अधिवृषण जो होता है ये हमारा 6 मीटर लंबा होता है, 6 मीटर लंबा होता है, 6 मीटर लंबा होता है। और जो वृषण हमारा जो बनते हैं सेमिनिफरस ट्यूबुल में, यानी जो हमारा टेस्टिकुलर लेवल यानी वृषण पालिका के अंदर जो हमारा सेमिनिफरस ट्यूबुल है, सेमिनिफरस ट्यूबुल से जो हमारा वृषण से हमारा जो शुक्राणु बन रहे हैं, ये शुक्राणु बनकर हमारा वृषण जालिका से होते हुए शुक्रवाहिकाएं से होते हुए हमारा अधिवृषण में खुल रही है। और अधिवृषण में क्या होता है, हमारा शुक्राणु संग्रहित होते हैं, यानी शुक्राणु क्या होते हैं, हमारा स्टोर होते हैं। स्पर्म क्या होते हैं, स्पर्म किसमें स्टोर होते हैं, हमारा अधिवृषण में। और स्पर्म मैच्योर भी होते हैं अधिवृषण में, और स्पर्म में हमारा गति भी करते हैं, किसमें, अधिवृषण के द्वारा ही गति कर पाते हैं। और इनका पोषण भी अच्छी तरीके से अधिवृषण में मिलता है। इनका मृत्यु, शुक्राणु का मृत्यु किसमें होता है, शुक्राणु को जो हमारा मृत्यु होता है वो हमारा अधिवृषण में होता है। क्यों अधिवृषण में शुक्राणु का मृत्यु होता है, क्योंकि जो हमारा सेमिनिफरस ट्यूबुल में जो हमारा मेल जर्म सेल है इसमें तो शुक्राणु का लगातार तो बन रहा है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि शुक्राणु कंटिन्यू बन रहा है लेकिन शरीर के बाहर भी निकल रहा है कंटिन्यू, नहीं। शुक्राणु तो बनते जा रहा है लेकिन इसका स्टोर कहाँ पर हो रहा है, बनते जा रहे थे, कहीं तो भाग होगा ना इस पूर्व जनतंत्र में कि शुक्राणु स्टोर होता होगा। तो ये हमारा भाग है अधिवृषण यानी एपिडिडाइमस। इन एपिडिडाइमस में हमारा शुक्राणु क्या होते हैं, स्टोर होते हैं और मैच्योर भी होते हैं, और इनका गति भी होता है। और गति होने के साथ साथ अगर मृत्यु भी हो जाती है तो हमारा अधिवृषण में ही होती है। अधिवृषण की लंबाई की बात करें तो हमारा 6 मीटर होता है, ठीक है।
ये शुक्रवाहिनी आगे चल के हमारा बना लेती हैं अधिवृषण, ठीक है। ये बनाकर अधिवृषण क्या करती हैं, आगे हमारा अधिवृषण बना लेती है जैसे, तो आगे हमारा एक मूत्रवाह, ये हमारा है मूत्राशय, ठीक है। ये मूत्राशय हमारा है, ये मूत्राशय है। ठीक है, ये हमारा क्या है, मूत्राशय है। ठीक है, ये हमारा है, ये हमारा कौन सा संरचना है, ये हमारा संरचना है मूत्र वाहिनी, मूत्र वाहिनी। और ये क्या संरचना है हमारा, ये हमारा है मूत्राशय, मूत्राशय। जैसे शुक्र वाहिनी हमारा मूत्र वाहिनी के रास्ते जैसे ही हमारा मूत्राशय की ओर बढ़ती हैं, तो हमारा एक यहाँ पर ग्रंथि पाई जाती है, यहाँ पर एक ऐसे ग्रंथि पाई जाती हैं जो कि हमारे एक पत्ते की समान संरचना के समान होती हैं, जो कि हमारा एक पत्ते की समान संरचना के समान होती हैं, ठीक है। एक ग्रंथि पाई जाती हैं, इन ग्रंथि को बोलते हैं शुक्राशय, शुक्राशय। और जो शुक्राशय है, शुक्राशय से हमारा 60% क्या बनते हैं, शुक्राणु का निर्माण होता है, ठीक है। और शुक्राशय से हमारा कुछ चिपचिपा पदार्थ निकलता है, जैसे हमारा फ्रक्टोज हो गया, प्रोटीन्स हो गया और प्रोस्टाग्लैंडिन्स निकलता है, ठीक है। जैसे फ्रक्टोज निकलता है हमारा, फ्रक्टोज क्या करता है, ये हमारा शुक्राणु को ऊर्जा देता है गति करने के लिए, पोषण भी देता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा है एक पत्ते की समान संरचना पाई जाती है, शुक्राशय जिसे बोलते हैं, यानी सेमिनल वेसिकल, ठीक है। जैसे ही हमारा शुक्र वाहिनी आती है मूत्रवाहिनी के रास्ते मूत्राशय की ओर, तो हमारा एक शुक्राशय पाया जाता है। और यह शुक्राशय क्या करता है, शुक्राशय से हमारा कुछ वाहिनियां निकलती हैं, शुक्राशय से हमारा कुछ वाहिनियां निकलती हैं, और यह वाहिनियां स्खलन वाहिनी के रूप में, स्खलन वाहिनी के रूप में क्या करती हैं, एक मूत्रमार्ग के रूप में खुल जाती हैं। यह वाहिनियां क्या करती हैं, एक मूत्रमार्ग के रूप में खुल जाती हैं, जिसे बोलते हैं स्खलन वाहिनी, स्खलन वाहिनी, स्खलन वाहिनी कहते हैं, ठीक है, स्खलन वाहिनी कहते हैं। और इसके बीच में हमारा एक ग्रंथि पाया जाता है, जिसे बोलते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। ये हमारा एक मूत्र वाहिनी के जस्ट फोल्ड किया होता है, यानी ये हमारा मूत्र वाहिनी है, तो मूत्र वाहिनी के इस तरीके से ऊपर की ओर और अंदर की तरफ ये फोल्ड किया होता है। अगर हम इसको काटे तो इस तरीके से होगा। और ये मूत्र वाहिनी है, ये हमारा क्या प्रोस्टेट ग्रंथि है, प्रोस्टेट ग्रंथि है, ठीक है। इसी तरीके से हमारा फोल्ड किया होता है मूत्र वाहिनी के ऊपर हमारा कौन सा भाग, ये हमारा होता है क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि, ठीक है। प्रोस्टेट ग्रंथि ये फोल्ड किया होता है, फोल्ड किया होता है इस तरीके से मूत्रवाहिनी के ऊपर और अंदर ऊपर दोनों की तरफ से, जिसे बोलते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि, ठीक है। प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करता है, प्रोस्टेट ग्रंथि ये हमारा एक दूधिया तरल का स्राव करता है, तथा ये चिपचिपा तरल भी बनाता है, जो मूत्र मार्ग में उपस्थित अम्लीयता को क्या करता है, समाप्त करता है। और इससे हमारा कैल्शियम आयन रिलीज होता है, और कैल्शियम आयन से हमारा शुक्राणु का जो रंग है, जो गंध है, आदि चीजें इसी के कारण होती है, ठीक है। ये हमारा है, जैसे ही हमारा ये प्रोस्टेट ग्रंथि बन जाती है, तो मूत्रवाहिनी आगे की तरफ बढ़ती जाती है, ये मूत्रवाहिनी आगे की तरफ ऐसे बढ़ते जाती हैं, और एक ओपनिंग होती है जहां से मूत्र निकलता है, ठीक है, ठीक। और जो ये प्रोस्टेट ग्रंथि के आगे यानी मूत्रवाहिनी के जस्ट दोनों बगल, यानी मूत्रवाहिनी के बाएं साइड और दाएं साइड हमारा एक बल्ब के समान एक भूरे रंग की छोटी सी संरचना पाई जाती है, बल्ब के समान एक भूरे रंग की छोटी सी संरचना पाई जाती है। इसे बोलते हैं, इस संरचना को बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि या काउपर ग्रंथि, काउपर ग्रंथि, ठीक है, काउपर ग्रंथि भी बोलते हैं।
ठीक है, कॉपर ग्रंथि भी बोलते हैं। और ये मूत्र वाहिनी है, ये क्या हमारा मूत्र मार्ग है, ये मूत्र मार्ग है। और इस मूत्र मार्ग के बाहर हमारा एक मसल पाया जाता है, एक ऐसे मसल पाया जाता है, ठीक है, ये मसल पाया जाता है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से ये मसल पाया जाता है ऐसे, और इस मसल के ऊपर हमारा एक परत चढ़ा होता है ऐसे, एक ढीली तथा यह सॉफ्ट का बना होता है, ढीली सॉफ्ट का बना होता है, यह एक परत चढ़ा होता है, ठीक है, शिश्न के ऊपर। एक परत चढ़ी होती है, ठीक है, इसे बोलते हैं अग्रछद या फोर स्किन, फोर स्किन। और जो ये हमारा है इसे बोलते हैं मूत्राशय मुख, मूत्राशय मुख। और ये जो उभरी हुई संरचना है, जो पेनिस का जो हमारा उभरा हुआ संरचना है, इसे बोलते हैं शिश्न मुंड, शिश्न मुंड यानी ग्लांस पेनिस, ग्लांस पेनिस, ठीक है। ये जो हमारा शिश्न है, ये शिश्न हमारा किस मसल का बना होता है? शिश्न जो होता है ये हमारा क्रूरा मसल का बना होता है। कौन सा? क्रूरा, क्रूरा पेशी, पूरा क्रूरा पेशी से बना होता है। अगर इस शिश्न को अगर हम काट दें, और इस शिश्न को अगर हम काट दें तो हमारा इस तरीके से संरचना दिखाई देती है, ठीक है। जो हमारा मूत्र मार्ग का संरचना के पास हमारा जो एक हमारा पेशी होती है, और इस तरीके से दो पेशी होती है। ये दो पेशियां जो होती हैं क्रूरा मसल में, दो पेशियां जो होती हैं जो मूत्र मार्ग के बाएं और दाएं साइड होती है, इन दोनों को बोलते हैं कॉर्पोरा केवनोसा, कॉर्पोरा केवरनोसा। और जो ये मूत्र मार्ग का जो पेशी है इसे बोलते हैं कॉर्पस स्पोंजियोसम, कॉर्पस स्पोंजियोसम, ठीक है। यानी अगर इस पेनिस को यानी शिश्न को अगर हम काट के देखें तो हमारा ये दो प्रकार की पेशी होंगी। जो हमारा पेनिस मूत्र मार्ग के जो अगल और बगल यानी बाएं और दाएं साइड जो पेशी होंगी उसे बोलते हैं कॉर्पोरा केवनोसा। और जो हमारा मूत्र मार्ग के जो बीच में जो पेशी होती है उसे बोलते हैं कॉर्पस स्पंजियोसम। ये दोनों संरचना मिलकर हमारा एक क्रूरा पेशी कहलाती है, ठीक है। अगर ये जो हमारा शिश्न है, यह शिश्न हमारा एक प्रकार का विशेष ऊतक से बना होता है। यह शिश्न जो होता है यह विशेष प्रकार के ऊतक से बना होता है, जिसे बोलते हैं स्पंजी ऊतक, स्पंजी ऊतक, स्पंजी टिश्यू से बना होता है। यह स्पंजी टिश्यू क्या होता है? यह बहुत ही सॉफ्ट होता है। ये क्या है हमारा? बहुत ही क्या होता है? सॉफ्ट होता है, ठीक है, और छोटा होता है। स्पंजी ऊतक बहुत ही सॉफ्ट होता है और छोटा होता है। क्यों छोटा होता है? क्योंकि यह खोखला होता है। मान लीजिए स्पंजी ऊतक है, इन क्रूरल मसल के अंदर हमारा स्पंजी ऊतक पाया जाता है, यानी पेनिस के अंदर हमारा स्पंजी ऊतक पाया जाता है, और स्पंजी ऊतक हमारा छोटा होता है, ठीक है। और जैसे स्पंजी ऊतक में हमारा सेक्सुअली डिजायर आता है या उत्तेजना की भावना या मैथुन या संभोग की जैसे क्रिया उत्पन्न होती है, तो इन स्पंजी ऊतक में हमारा जो खोखला स्पंजी ऊतक है, इन स्पंजी ऊतक में हमारा ब्लड भर जाता है, जिसके कारण पेनिस का साइज बड़ा हो जाता है, ठीक है। यानी पेनिस का साइज बड़ा क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें हमारा पाया जाता है स्पंजी टिश्यू, और स्पंजी टिश्यू जैसे सेक्सुअली डिजायर उत्पन्न होती है तो हमारा स्पंजी ऊतक में हमारा ब्लड भर जाता है, जिसके कारण पेनिस का साइज बढ़ जाता है, ठीक है। जो संभोग में ठीक है, ये तो हमारा था नर जनन तंत्र, ठीक है। अब देखेंगे ये आप देख लीजिए नर जनन तंत्र का संरचना। अब हम इसको रब कर देते हैं। अब देखेंगे हमारा
वीर्य का निर्माण किससे होता है? ठीक है, तो हम देखेंगे वीर्य का निर्माण यानी सीमन। सीमन का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो सीमन जो होता है यह बनता है हमारा सहायक ग्रंथियों से निकलने वाला, सहायक ग्रंथि से निकलने वाला, सहायक ग्रंथि से निकलने वाला तरल पदार्थ प्लस शुक्राणु से। ठीक है, केवल शुक्राणु से ही वीर्य का निर्माण नहीं होता। देखिए पूरे स्पर्म में हमारा 10% ही वीर्य होते हैं। यानी अगर स्पर्म की बात करें तो पूरे जो हमारा इजेकुलेस होता है, जो हमारा स्खलन होता है शिश्न के द्वारा, तो शिश्न के द्वारा ही हमारा शुक्राणु में 10% ही वीर्य होते हैं। और सहायक ग्रंथि से जो तरल पदार्थ निकलता है वो सहायक ग्रंथि हमारा कौन कौन से सहायक ग्रंथि हैं? सहायक ग्रंथि हमारा है एक शुक्राशय, शुक्राशय है यानी सेमिनल वेसिकल, और दूसरा जो हमारा है प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि। ठीक है, प्रोस्टेट ग्रंथि। और तीसरा है काउपर ग्रंथि या बल्बो ग्रंथि। ठीक है, काउपर ग्रंथि। इनसे क्या निकलता है? इनसे क्या निकलता है? इनसे क्या निकलता है? शुक्राशय से हमारा निकलता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज, फ्रक्टोज क्या करता है? यह स्पर्म को ऊर्जा प्रदान करता है। शुक्राणु को क्या करता है? शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। और भी हमारा फ्रक्टोज से और यानी शुक्राशय से और भी हमारा कुछ पदार्थ निकलते हैं, जैसे हमारा प्रोटीन्स हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन्स निकल होता है। ठीक है, और फ्रक्टोज क्या होता है? फ्रक्टोज होता है हमारा एक ऐसा ये तरल है जो किसी के साथ अगर रेप हो गया है तो रेप की जांच करने में हमारा फ्रक्टोज का पता चलता है। ठीक है, और किसी भी का रेप हो गया हो तो फ्रक्टोज अगर मिल जाता है तो समझ आता है कोई डॉक्टर की इसका रेप हुआ है। ठीक है, और प्रोस्टेट ग्रंथि से हमारा क्या निकलता है? प्रोस्टेट ग्रंथि से हमारा निकलता है कैल्शियम आयन। ठीक है, कैल्शियम आयन। लेकिन कैल्शियम आयन क्या करता है? कैल्शियम आयन से ही हमारा शुक्राणु का रंग, ठीक है, शुक्राणु का रंग, गंध आदि कैल्शियम आयन से होता है। लेकिन प्रोस्टेट ग्रंथि से और भी हमारा कुछ तरल और दूधिया पदार्थ निकलती हैं। ठीक है, जो हमारा मूत्र मार्ग से उत्पन्न मूत्र की अम्लता को क्या करती हैं? समाप्त करती हैं। काउपर ग्रंथि से निकलता है म्यूकस, म्यूकस जो संभोग के दौरान योनि मार्ग को चिकना बनाता है। ठीक है, ये अगर हम बात करें तो हमारा शुक्राशय यानी शुक्राणु का निर्माण किसमें होता है? शुक्राणु का निर्माण हमारा होता है शुक्र जनक नलिका में यानी सेमनीफेरस ट्यूबुल में, सेमनीफेरस ट्यूबुल में। सेमनीफेरस ट्यूबुल में क्या होता है? हमारा स्पर्म फॉर्मेशन होता है, स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यस स्पर्म फॉर्मेशन, इसमें कितना % शुक्राणु बनता है? शुक्रजन नलिका में हमारा शुक्राणु, सॉरी शुक्रजन नलिका में हमारा शुक्राणु बनता है 10% क्या बनता है? स्पर्म। और शुक्राशय से कितना % बनता है? हमारा 60%, 60% बनता है स्पर्म। और जो हमारा 60, 10, 70 और जो बाकी जो हमारा 30% है वो हमारा प्रोस्टेट ग्रंथि के तरल के स्राव से बनता है और काउपर ग्रंथि के म्यूकस से द्वारा बनता है। ठीक है, यानी जो हमारा वीर्य बनता है ये हमारा कुछ सहायक ग्रंथि से निकलने वाला तरल से और हमारा शुक्राणु से बनता है। यानी शुक्राणु किससे बनता है? सेमनीफेरस ट्यूबुल से। इतना क्लियर? अगर हम बात करें कि वीर्य का पीएच मान कितना होता है, यानी वीर्य का पीएच कितना होता है? वीर्य का पीएच होता है 7.3 से 7.5, इतना होता है वीर्य का पीएच एक स्खलन में। यानी अगर संभोग क्रिया के दौरान अगर शिश्न के माध्यम से हमारा कोई स्पर्म निकल रहा है
यानी इजेकुलेट हो रहा है, स्खलन हो रहा है, तो हमारा कितना निकलता है? तो हमारा निकलता है 1.3 से 1.3 से 1.5 ml। ठीक है, इतना हमारा क्या निकलता है? स्पर्म निकलता है एक इस इजेकुलेशन के बाद। और इसमें शुक्राणु की मात्रा कितना होती है? शुक्राणु की मात्रा हमारा होती है लगभग 150 से 250 से 150 मिलियन क्या होते हैं? शुक्राणु। ये ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा जो था पुरुष जनन तंत्र या नर जनन तंत्र, इसका था। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया है। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम उन डाउट को क्लियर करने का कोशिश ज़रूर करेंगे। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए, ताकि हमको मोटिवेट होने से और कुछ मिले। ठीक है, तो सपोर्ट करने का कोशिश आपका है। ठीक है, तो अब इतना ही, मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। जुड़े रहिए हमारे चैनल बायोटेक विजन के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।